पढ़ंतु क्लासेस में आप सभी पढ़ंतुओं का स्वागत है। आज देखेंगे जैव विविधता का संरक्षण प्रयास, कंजर्वेशन एफर्ट्स फॉर बायोडायवर्सिटी। ये आपके सिलेबस जैव विविधता का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगा, क्योंकि इस क्लास में जो पढ़ाया जाएगा ये सभी स्तर के एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आते हैं। चाहे आप यूपीएससी देख लीजिए, सीजीपीएससी देख लीजिए, एमपीपीएससी देख लीजिए, राजस्थान पीएससी देख लीजिए, व्यापम देख लीजिए, एसएससी देख लीजिए, सभी इसको तो संरक्षण का 3 स्तर पर प्रयास किया जा सकता है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, दूसरा राष्ट्रीय और तीसरा राजकीय, इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल पर। ठीक, ये आपके सिलेबस में जो होगा विश्व स्तरीय जैव विविधता लिखा होगा, देखिएगा, राष्ट्रीय स्तरीय जैव विविधता लिखा होगा और एक राजकीय स्तरीय जैव विविधता लिखा होगा। वही चीजें हैं आज। तो तीसरा जो लेवल है राजकीय स्तरीय, स्टेट लेवल बायोडायवर्सिटी, वो आपके छत्तीसगढ़ के जो वन वाला पार्ट होगा, जिसमें अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान है ना, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब पढ़ना है। वही राजकीय स्तर के जैव विविधता में आता है, तो उसको वहां पे करेंगे। बाकी ये अंतर्राष्ट्रीय प्रयास और राष्ट्रीय प्रयास आज चर्चा करेंगे, पूरा आज डिस्कस करते हैं, आज समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास, थोड़ा अच्छे से समझते जाइएगा। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रयास पर, इंटरनेशनल एफर्ट्स जैव विविधता के लिए। तो इसके इंटरनेशनल एफर्ट्स में को 2 पार्ट में बांट लेते हैं याद करने के लिए हम लोग। एक तो सम्मेलन के हिसाब से, कॉन्फ्रेंसेस के हिसाब से, और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के हिसाब से। ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से हैं ये देखेंगे। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, इंटरनेशनल एफर्ट में जो सम्मेलन होगा, तो सम्मेलन जो होगा एक तो वही सीबीडी के लिए, कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी के लिए, जो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, जो बहुत बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। इसको और चर्चा करेंगे इस बार। ठीक, सिस्टमैटिक पूरा पढ़ रहे हैं तो सिस्टमैटिक पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। तो सीबीडी 1992, रियो डी जेनेरियो। और एक और पढ़ना है सम्मेलन में रामसर समझौता। रामसर हमारे यहां का लगता है नाम, लेकिन रामसर जगह का नाम ईरान की जगह का नाम है। तो यहां पे ईरान मतलब इंटरनेशनल में आ जाता है, इसलिए रामसर समझौता इंटरनेशनल सम्मेलन में पढ़ना है हमको। संगठन में क्या क्या पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशंस में। तो ऑर्गेनाइजेशंस में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में एक तो वही MAB को पहले, ठीक, दूसरा ट्रैफिक, पहले तो साइट्स पढ़ लेंगे, साइट्स। तीसरा ट्रैफिक पर चर्चा करेंगे, और चौथा IUCN ने जो रेड डेटा बुक दिया है, इसको डिटेल करेंगे IUCN द्वारा। ठीक, तो एक एक करके पढ़ते चलते हैं, है ना। CBD, रामसर समझौता है सम्मेलन में, संगठन में ये सब पूरा। CBD का फुल फॉर्म क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी। कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी। तो ये 1992 पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन। इसी में ये कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी लाया गया था। ठीक, 3 चीजें हुआ था पृथ्वी सम्मेलन में, पहले भी चर्चा की है। पृथ्वी सम्मेलन 3 चीजों पर बेस्ड था। एक तो जैव विविधता पर, बायोडायवर्सिटी पर, दूसरा क्लाइमेट चेंज पर, जलवायु परिवर्तन पर, और तीसरा मरुस्थलीकरण पर। ठीक, तो अर्थ कॉन्फ्रेंस, ठीक, 1992 कहां पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। तो इसको रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। कौन सा सम्मेलन, रियो सम्मेलन।
तो पृथ्वी सम्मेलन सीबीडी में 1992 में क्या किया गया, यहां पे क्या किया गया था, तो बायोडायवर्सिटी के लिए सीबीडी के लिए, ठीक, सीबीडी के लिए 3 लक्ष्य रखे थे। एक तो बायोडायवर्सिटी का संरक्षण करना है, कंजर्वेशन करना है। दूसरा बायोडायवर्सिटी का सतत विकास करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। और तीसरा बायोडायवर्सिटी के लाभ वितरण करना है, बायोडायवर्सिटी के लाभ वितरण करना है, बेनिफिट शेयरिंग करना है, ठीक। तो यहां पे याद रखिएगा पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता के लिए कितने लक्ष्य रखे गए, तो 3 लक्ष्य रखे गए, 3 एम रखे गए। जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता का सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ बायोडायवर्सिटी, और जैव विविधता का लाभ वितरण। लाभ वितरण मतलब ये नहीं है कि वहां से कमा रहे हो फिर जो कमाए हैं वो सभी देश में बट रहा है, ऐसा नहीं है। लाभ वितरण मतलब जो जो देश अच्छा काम किया है और जो जो देश बुरा परफॉर्मेंस दिया है, तो अच्छा काम जो किए हैं वो देश क्या क्या किए वो शेयर करें सभी देश को, जो बुरा परफॉर्मेंस दिए हैं वो भी, उसको भी, ताकि आगे बेनिफिट हो। तो देखिए पहले तो यही याद रखना है, सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी पृथ्वी सम्मेलन से आया, रियो डी जेनेरियो, ठीक। सीबीडी का 3 लक्ष्य यहां पे संरक्षण, सतत विकास और लाभ वितरण था। अब सीबीडी के तहत, इसी के तहत याद रखना, इसी के तहत भाई एक तो कार्टेजेना, ठीक, कार्टेजेना प्रोटोकॉल, किसको, कार्टेजियन प्रोटोकॉल को। और दूसरा हमको याद रखना है, एक तो कार्टेजियन प्रोटोकॉल, दूसरा हमको याद रखना है यहां पे जापान में जो हुआ था COP10 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो 10वां नंबर का था। कॉप भी पहले जैव विविधता के पहली क्लास में मैं बताया था कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी CNF-CCC के तहत कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी किया जाता है। हर साल जैव विविधता के लिए एक पार्टी रखा जाता है, कॉन्फ्रेंस रखा जाता है, सभी देश सम्मिलित होते हैं। सीबीडी में 196 कंट्रीज हैं। कितने कंट्रीज हैं सीबीडी के अंतर्गत? 196 कंट्रीज हैं। कितने देश हैं? 196 देश हैं। तो ये 196 देशों का सम्मेलन होता है। अभी 2019 में, नवंबर दिसंबर 2019 में COP25 हुआ है। ये COP1 स्टार्ट हुआ था 1995 से। ठीक, तो कुछ COP सम्मेलन को हमको देखना है, इसमें से COP10 है अभी। ठीक, चलो इसको डिटेल करते हैं, कार्टेजियना और COP10 को। तो इसको हटा देते हैं, अभी एक एक करके जाएंगे। संगठन में पहले सम्मेलन देख रहे हैं ना। तो कार्टेजियना प्रोटोकॉल, या इसका नाम, पूरा नाम है कार्टेजियना बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल। किसके तहत है? सीबीडी के, वही रियो के तहत ही आया था, याद रखिएगा। तो कार्टेजियना प्रोटोकॉल, इसकी घोषणा, अनाउंसमेंट सन 2000 में हुआ था। कब हुआ था? सन 2000 में। लेकिन इसको लागू, इंप्लीमेंट किए 2003 में। अगर एक ईयर चुनना है तो 2003 ही लेते हैं, याद रखिएगा। घोषणा को नहीं, लागू को लेते हैं। ठीक, वैसे घोषणा पूछेगा तो 2000 और लागू पूछेगा 2003। तो कार्टेजियना क्या नाम है? तो कनाडा का एक शहर का नाम है कार्टेजियना, यही हुआ था, इसलिए कार्टेजियना प्रोटोकॉल, बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो अब कार्टेजियना में क्या हुआ था, याद रखिएगा। तो कार्टेजियना में, कार्टेजियना प्रोटोकॉल संधि में 171 देशों ने भाग लिया था।
कितने बायोडाइवर्सिटी के लिए जो कार्टेशियन बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल हुआ था, कितने देशों ने? 171 देशों में, और 171 में से 103 ने साइन किया था। 103 जो साइन किए थे 2003 में किए थे, और भाग जब लिए थे तो 2000 में लिए थे। तो 143 दिया है कहीं कहीं, याद रखिएगा 143 नहीं है, कई बुक में 143 छप गया है और कई बुक सही दिया है 103। तो 103 याद रखने का, कितने देशों ने साइन किया? 103 देशों ने। तो कार्टेशियन प्रोटोकॉल संधि में क्या हुआ था, यहां पे याद रखना, जैव विविधता के लिए टेक्नोलॉजी, तकनीकी प्रयास को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो क्वेश्चन आया, जैव विविधता के लिए तकनीकी प्रयास कौन से प्रोटोकॉल या कौन से संधि में किया गया था या कौन से सम्मेलन में किया था? तो कार्टेशियन प्रोटोकॉल, बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल। ठीक, याद रखिएगा इसकी घोषणा कब हुआ था? 2000, उसको लागू किए 2003। इसमें कितने देश सम्मिलित थे? 171। कितने ने साइन किया? 103 ने। और ये किस लिए हुआ था? जैव विविधता के तकनीकी विकास के लिए किया गया था, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए। अब दूसरा देखते हैं COP10 को, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो 10वां नंबर का हुआ था। ठीक, उसको देखते हैं। देखिए, तो इसको हटाते हैं ना। तो पहले तो याद रखिएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 10th नंबर का हुआ था वो कब हुआ था? तो 2010 में। ठीक, 10 में हुआ था, 2010 में हुआ था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 10 कहां हुआ था? तो जापान में। कहां पे हुआ था? जापान में। जापान के नगोया प्रांत के आइची नामक शहर में हुआ था। दोनों इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है इसमें। जापान के नगोया प्रांत के आइची नाम के शहर में हुआ था। कहां पे? जापान के नगोया प्रांत के आइची नाम के शहर में हुआ था। कब हुआ था? 2010 में। तो इसमें क्या याद रखिएगा, तो ही नगोया प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। इसी को आइची लक्ष्य के नाम से जानते हैं, आइची एम के नाम से जानते हैं, या नगोया प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो कभी अलग अलग नाम से पूछा जाता है इसको। इसी को COP10 भी बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं? COP10 बोलते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 10th नंबर का जो हुआ था, कब हुआ था? 2010। तो नगोया प्रोटोकॉल कब आया? 2010। किसके तहत आया? COP10 के तहत। आइची लक्ष्य कब आया? 2010। किसके तहत? COP10 के तहत। तो नगोया प्रोटोकॉल में क्या हुआ, इसी को नाम देखो, नगोया नाम के प्रांत में होता नगोया प्रोटोकॉल बोल देते हैं। आइची नामक शहर में होता तो आइची लक्ष्य के नाम से बोल दिए। ठीक, तो नगोया प्रोटोकॉल में एक तो ABS याद रखिएगा, एक्सेस ऑफ बेनिफिट शेयरिंग। यहां पे बेनिफिट शेयरिंग का लक्ष्य रखा गया था। देखो, लाभ वितरण मतलब बेनिफिट शेयरिंग। ठीक, पृथ्वी सम्मेलन में इसी को एक्सेस ऑफ बेनिफिट शेयरिंग मतलब, एक्सेस ऑफ बेनिफिट शेयरिंग मतलब नगोया प्रोटोकॉल में क्या हुआ, मतलब कौन कौन से देश लाभ का वितरण कर सकते हैं, वो लाभ का वितरण किए हर देश ABS में। और दूसरा नगोया प्रोटोकॉल में क्या हुआ, जैव विविधता के लिए कानूनी लीगल प्रावधान किए गए, प्रोविजंस किए गए। तो जैव विविधता के लिए कानूनी प्रावधान कब कहां पे हुआ था, कौन से प्रोटोकॉल के तहत? तो नगोया प्रोटोकॉल के तहत। ठीक, नगोया नाम के प्रांत में हुआ था। तो नगोया प्रोटोकॉल को दो चीजों के लिए याद रखना है, एक तो ABS पूछा तो एक्सेस ऑफ बेनिफिट शेयरिंग, ठीक, लाभ वितरण है ना, और दूसरा कानूनी रूप देना मतलब स्पष्ट कर देना कि जैव विविधता के लिए क्या क्या जरूरी है और कौन कौन सा चीज अपराध माना जाएगा। वो स्पष्टीकरण किसमें क्या किया गया? नगोया प्रोटोकॉल के तहत। और ये जो आइची एम है, आइची लक्ष्य है, दो भागों में बांट दिए।
एक तो दीर्घकालीन लक्ष्य, एक लघु अवधि लक्ष्य। ठीक, दीर्घकालीन लक्ष्य और लघु अवधि लक्ष्य, दीर्घकालीन लक्ष्य और लघु अवधि लक्ष्य, लॉन्ग टर्म एम एंड शॉर्ट टर्म एम। तो दीर्घकालीन लक्ष्य में याद रखिएगा, जैव विविधता के लिए 2010 से 2050 तक हम क्या क्या करेंगे, इसके लिए 20 एम बताए गए हैं। कितने? 20 एम। इसी को दीर्घकालीन लक्ष्य कहा जाता है। लघु अवधि लक्ष्य में शॉर्ट टर्म एम में क्या कहा गया? शॉर्ट टर्म एम में रखा गया 10 से नहीं, 2011 से, है ना, 2011 से 2020 तक का जैव विविधता डिकेड घोषित कर दिया गया। ठीक, इस बार आया है सीजीपीएससी प्री में जैव विविधता 2011 से 2020 तक का डेकेड, दशक किसके लिए समर्पित था? किसके लिए? जैव विविधता के लिए समर्पित था। ठीक, और वो कहां पे, मान लो बोला कहां का लक्ष्य था, तो आईची लक्ष्य था, आईची एम था। किस लक्ष्य के नाम से जाना जाता है? तो आईची एम। कहां पे हुआ था? तो जापान में हुआ था। कौन से कॉप में हुआ? तो कॉप 10 में हुआ, है ना। ठीक, तो कॉप 10 कहां हुआ था? तो जापान में। कब हुआ था? 2010 में। कौन से प्रांत में? नगोया और आईची, नगोया प्रांत के आईची नाम के शहर में। तो नगोया प्रोटोकॉल को दो चीजों के लिए जाना जाएगा, एबीएस और जैव विविधता का कानूनी रूप के लिए। ठीक, और आईची लक्ष्य में दीर्घकालीन लक्ष्य 2011 से 2050 तक के लिए कितने लक्ष्य रखे गए हैं? 20 लक्ष्य रखे गए हैं जैव विविधता के लिए। और लघु अवधि लक्ष्य शॉर्ट टर्म एम 2011 से 2020 तक का कहलाता है। शॉर्ट टर्म एम वही डिकेड कहलाता है हमारा। ठीक, जैव विविधता का डिकेड कहलाया। याद रखिएगा, यहां पे कॉप 10 तो ठीक है, कॉप 10 के साथ साथ कॉप 1, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1, ठीक, कॉप 10, कॉप 11, कॉप 15 और कॉप अभी क्या हुआ 25। कॉप 1 कब हुआ था? तो कॉप का शुरुआत, ये कॉप जो होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी UNFCCC के तहत होता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो लिखा रहेगा UNFCCC कॉप करके देखिएगा। तो ये कब से स्टार्ट हुआ था? 1995। कॉप का घोषणा कब हुआ था? वही पृथ्वी सम्मेलन के तहत 1992 में। लेकिन स्टार्ट कब हुआ? 1995 में। ठीक, कब हुआ? 1995 में। 2000 कॉप 25 कब हुआ? नवंबर दिसंबर 2019 में। नवंबर दिसंबर में होता है, अभी 2020 में कॉप 26 होगा। ठीक, कॉप 10 तो समझ गए हम कब हुआ था, 2010 में। तो कॉप 11 कब होगा? 2011 में। कब होगा? 2011 में। ठीक, तो कॉप 15 2015 में हुआ था। फिर जल्दी होने लगा कॉन्फ्रेंस, इसलिए 25 तक पहुंच गए 2019 में ही। ठीक, तो 2011 में वाला कॉप को क्यों याद करना है? क्योंकि ये हैदराबाद में हुआ था। कहां पे हुआ था? भारत के हैदराबाद में हुआ था। और जो ये आईची लक्ष्य है, इसमें साइन भारत यहां पे ले तो आए थे आप, लेकिन भारत ने साइन कब किया था? 2011 में, जब हैदराबाद में हुआ था कॉप 11। कॉप 15 को इसलिए याद रखना क्योंकि बहुत फेमस है। कॉप 15 पेरिस में हुआ था, पेरिस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है कॉप 15। ठीक, 2015 में। क्योंकि पेरिस सम्मेलन में, कॉप 15 के पेरिस सम्मेलन में संयुक्त अमेरिका ने, किसने? अमेरिका ने अपनी सदस्यता वापस ले लिया था। ठीक, तो कौन से सम्मेलन में अमेरिका ने अपनी सदस्यता वापस ले लिया था या इस्तीफा दे दिया था सदस्यता से? तो कॉप 15 याद रखेगा। कौन से सम्मेलन में? कॉप 15 में। ठीक,
और कॉप 25 ये आपका मैड्रिड में हुआ। कहां पे? मैड्रिड में, स्पेन के मैड्रिड में। और याद रखिएगा कॉप 1 बर्लिन में हुआ। कब हुआ? कहां पे हुआ था? बर्लिन में। तो सब कुछ याद रखना है, 5 कॉप को याद रखना है। कॉप 1 कब स्टार्ट हुआ? 1995। कहां पे? बर्लिन से। कॉप 11 2011 भारत में हुआ था, इसलिए याद रखना भारत ने आईची लक्ष्य पर या नगोया प्रोटोकॉल पर कॉप 11 में ही साइन किया था। ठीक, हालांकि आ गया था कब? 2010, कॉप 10 में ही आ गया था। कॉप 15 अमेरिका ने सदस्यता वापस लिया। तो याद रखिएगा सीबीडी में अमेरिका शामिल नहीं है 196 देशों में। ठीक, कॉप 25 अभी लेटेस्ट हुआ है, याद रखिएगा इसलिए, है ना। कॉप 25 मैड्रिड में हुआ। कौन करवाता है? UNFCCC के तहत होता है ये। ठीक, चलो इसको पहला सीबीडी को अच्छे से रिकअप करते हैं जल्दी से। तो पहला सीबीडी के तहत ही हमको पता रहना चाहिए कि कार्टेजियना हुआ। कहीं कहीं अलग अलग दिया रहता है, लेकिन इसी के तहत हुआ था, याद रखना, कार्टेजियना प्रोटोकॉल। सीबीडी के तहत ही कॉप 10 को याद रखिएगा। हर कॉप वैसे बायोडायवर्सिटी के लिए हुआ, लेकिन कॉप 10 में एक तो क्या हुआ? नगोया प्रोटोकॉल और आईची लक्ष्य। ठीक, तो कार्टेजियन 2003 में लागू किया गया। कॉप 10 2010 की बात है। कब की बात है? 2010 की बात। एक बार रिकअप करते हैं। सीबीडी के तहत जैव विविधता के लिए 3 लक्ष्य: संरक्षण का लक्ष्य, बेनिफिट शेयरिंग का लक्ष्य, लाभ वितरण का, और तीसरा सतत विकास का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ठीक, सीबीडी के तहत पृथ्वी सम्मेलन में, रियो सम्मेलन में ही किया गया था। कार्टेजियना, इसी के तहत कार्टेजियना प्रोटोकॉल लाया गया 2003 में। कार्टेजियना कनाडा का एक शहर का नाम है, वहीं हुआ था, इसलिए कार्टेजियना प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। कार्टेजियना प्रोटोकॉल के तहत टेक्नोलॉजी, जैव विविधता के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए, यहाँ पे निर्णय लिया गया। ठीक, फिर उसके लगभग 6 वर्ष बाद कॉप 10 में नगोया प्रोटोकॉल में ABS लाया गया, एक्सेस ऑफ बेनिफिट शेयरिंग। और दूसरा क्या लाया गया कि कानूनी प्रावधान दे दिया गया जैव विविधता के लिए। आईची लक्ष्य, जैव विविधता के लिए एक दीर्घकालीन लक्ष्य बनाया गया, एक लघु अवधि लक्ष्य बनाया गया, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म वाले में 2011 से 2050 तक का बनाया गया है, और शॉर्ट टर्म में 2011 से 2020 तक का बनाया गया है। ठीक, नगोया प्रांत और आईची शहर कहां पे है? जापान में। कहां पे है? जापान में। तो कॉप 10 जापान में किया गया। कॉप 11 भारत में किया गया, हैदराबाद में। तो कॉप 11 तो भारत ने सिग्नेचर कब किया? कॉप 11 में किया, याद रखने, नगोया प्रोटोकॉल और आईची लक्ष्य में। ठीक, कॉप 1 को भी याद रखेगा, कॉप 15 को भी याद रखेगा, और कॉप 25 को भी याद रखेगा। ठीक, चलो अब देखते हैं रामसर समझौता। क्या था रामसर समझौता? रामसर समझौता रामसर नाम के एक शहर में हुआ था, जो ईरान में है। कहां पे? याद रखिएगा, ईरान। ठीक, इसको द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड फॉर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड, वेटलैंड मतलब होता है नम भूमि। ठीक, तो समझ जाइएगा जैव विविधता के संरक्षण हेतु नम भूमि प्रयास का कौन समझौता से किया गया? तो रामसर समझौता। रामसर समझौता कहां पे हुआ? ईरान में। कहां पे हुआ था? ईरान में। भारत के किसी शहर में नहीं हुआ था, याद रखिएगा। 1971 से स्टार्ट हुआ, 1975 में लागू किया गया,
भारत ने साइन किया 1982 में। तो 3 ईयर याद रखेगा। ठीक, इसका शुरुआत स्टार्ट कब किया गया? 1971, 1975 में, 1975 में रामसर समझौता को लागू किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। और रामसर समझौते में भारत ने कब साइन किया? तो भारत ने सिग्नेचर किया, हस्ताक्षर किया कब? 1982 में। यह है आपका क्या? रामसर समझौता। अब चलते हैं सम्मेलन, तो ठीक है, संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय प्रयास के संगठन में 4 संगठन को याद रखना है हम लोग को। सम्मेलन तो देख चुके, एक तो MAB, साइट्स, ट्रैफिक और IUCN के रेड डेटा बुक को, ये चारों को याद रखिएगा। ठीक, MAB, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम। याद रखिएगा, ये किसके द्वारा संचालित किया गया? यूनेस्को के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। तो यूनेस्को द्वारा लाया गया MAB है। कब लाया गया है? 1971। इसको बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी के तहत फिर बनाते गए हम आगे, है ना। तो बायोस्फीयर रिजर्व के लिए लाया गया था MAB, याद रखिएगा। दूसरा साइट्स, साइट्स का फुल फॉर्म याद रखिए पहले, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। कौन से? वॉशिंगटन कन्वेंशन। तो ये एक बहुपक्षीय समझौता था, मल्टीलैटरल ट्रीटी था, याद रखेगा। बहुपक्षीय समझौता, साइट्स, इसमें 3 ईयर क्यों लिखे हैं? 1963 शुरुआत किया गया, 1973 में साइन करने के लिए ओपन किया गया और 1975 तक साइन हुआ। तो याद रखिए, अगर एक ही डेट चुनना है हमको, 1973 लेते हैं। ठीक, क्योंकि साइन करने के लिए ओपन कर दिया गया था 1973 में साइट्स के लिए। ठीक, इसको कौन से? वॉशिंगटन कन्वेंशन। ये किसके लिए था भाई? इंडेंजर्ड स्पीसीज, मतलब जो डेंजर्ड हैं, विलुप्त होते हुए प्रजातियां हैं, उसके लिए था। और लेकिन ज्यादा फेमस विलुप्त होते हुए प्रजाति के लिए कौन सा है? रेड डेटा बुक, देखिएगा, वॉशिंगटन। और तीसरा ट्रैफिक, ट्रैफिक का फुल फॉर्म TRAFFIC का फुल फॉर्म, इसमें मत ढूंढते रहना। ट्रैफिक का फुल फॉर्म होता है वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। क्या होता है फुल फॉर्म? वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। ठीक, वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीव। तो पहला तो याद रखिएगा, वन्य जीव के लिए आज तक का सबसे बड़ा समझौता इंटरनेशनल में पूछेगा तो ट्रैफिक है। ट्रैफिक WWF, वर्ल्ड वाइड फंड, और IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन ऑन नेचर, कंजर्वेशन ऑन नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, दोनों के द्वारा संचालित ट्रैफिक, मतलब किस किस का संयुक्त प्रयास था ट्रैफिक? तो याद रखिएगा 1975 में आया था ये, WWF और IUCN द्वारा लाया गया था। ये एक अच्छे से याद रख लीजिए कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब NGO है। एनजीओ वाला जैव विविधता के लिए कौन सा संगठन है? ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? ट्रैफिक। कौन सा है? ट्रैफिक, याद रखिएगा। तो देखिएगा 2017 UPSC प्री में देख लीजिएगा, या थोड़ा टफ लेवल में जाए तो पहले तो यही पूछा है स्टेटमेंट के रूप में कि यूनेस्को द्वारा संचालित कौन सा है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, मल्टीलैटरल ट्रीटी वाला कौन सा है, ठीक, IUCN वाला कौन सा है। तो याद रखिएगा यूनेस्को MAB को लाया, मल्टीलैटरल ट्रीटी, साइट्स, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रैफिक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, NGO है एक, याद रखिए NGO द्वारा संचालित,
IUCN द्वारा जो रेड डेटा बुक है ये गवर्नमेंट द्वारा भी है, नॉन गवर्नमेंट द्वारा भी है, संयुक्त रूप से प्रयास है, याद रखना। ठीक, गवर्नमेंट द्वारा भी संचालित है, NGO द्वारा भी संचालित है। ठीक, रेड डेटा बुक याद रखिएगा। अभी इसको डिटेल करना है, बाकी इन तीनों में इतना याद रख लें। ठीक ठीक, और इसको डिटेल करते हैं थोड़ा सा और अच्छे से। IUCN का रेड डेटा बुक कब लाया गया है? 1964 में। ठीक, इसको थोड़ा डिटेल करते हैं। जो रेड डेटा बुक है किसके द्वारा लाया गया? IUCN के द्वारा 1964 में, और विलुप्त होती हुई प्रजातियों के लिए लाया गया। ठीक, कई बार पूछा गया है रेड डेटा बुक किससे रिलेटेड है, तो विलुप्त होती प्रजाति एक्सटिंक्ट स्पीसीज के लिए है, याद रखिएगा। रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक के तहत 9 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक, स्पीसीज के प्रजातियों को 9 से विलुप्त होते हुए प्रजातियों को 9 श्रेणी में बांटा गया है, 9 कैटेगरीज में बांट दिया गया है। ये 9 श्रेणियां कौन कौन से हैं? विलुप्त एक्सटिंक्ट, 1 से विलुप्त एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, अति संकटग्रस्त क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जिसको गंभीर संकटग्रस्त भी कहते हैं, संकटग्रस्त इंडेंजर्ड, संवेदनशील वुलनरेबल, संकट के नजदीक नियर थ्रेटेंड, संकट बहुत कम लिस्ट कंसर्न, आंकड़े पर्याप्त नहीं डेटा डेफिशिएंट, आंकड़े उपलब्ध नहीं नॉट इवेल्युएटेड। अब देखिए यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन कि रेड डेटा बुक की 9 श्रेणियों को खतरे के बढ़ते क्रम में जमाइए। तो सबसे ज्यादा खतरा ये, फिर उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये। ठीक, तो खतरे के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा खतरा ये पहला वाला है। ठीक, तो वो तो नाम से ही जमा लोगे, नाम से ही समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे एक एक करके समझते जाते हैं किसको कौन से कैटेगरी में रखा गया है। एक क्या और याद रखिएगा, यहां पे कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो 9 श्रेणियों में। ठीक, आंकड़ों के हिसाब से कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो 8, क्योंकि आंकड़े जिसका उपलब्ध नहीं है ये 1 है, बाकी ये 8। ठीक, और क्वेश्चन तीसरा भी ये बनता है कि पर्याप्त आंकड़ों के अनुसार कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो 7, क्योंकि इसमें आंकड़े पर्याप्त नहीं और आंकड़े उपलब्ध नहीं को छोड़ दिया जाता। तो पर्याप्त आंकड़ों के हिसाब से 7, कितने श्रेणियों में? तो 9, आंकड़ों के हिसाब से, डेटा के हिसाब से 8, पर्याप्त आंकड़ों के हिसाब से तो 7, याद रखिएगा। ठीक, अब एक एक करके देखते चलते, समझते चलते, बहुत इजी है। देखो, विलुप्त के कैटेगरी में किसको रखा जाता है? जो ऐसी प्रजाति ऐसी स्पीसीज जो पूरे विश्व से विलुप्त हो गई है, कहीं पे भी नहीं पाई गई। ठीक, ऐसी प्रजाति को विलुप्त प्रजाति में रखा गया है। 1 से विलुप्त मतलब ऐसी प्रजाति, ऐसी स्पीसीज, ठीक, जो अपने आवास में, जहां पे उसका रिसाइड है वहां पे नहीं है। वन उसका आवास होता है। ठीक, आवास में नहीं है, या तो उनको जू में रखा गया है, पिंजरे में रखा गया है, या कहीं और स्थान पे रखा गया है और बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में है, तो 1 से विलुप्त कहलाता है। अब देखते हैं अति संकटग्रस्त और संवेदनशील को, इसको हटा देते हैं पहले। देखिए अब इन तीनों को समझते हैं, इन तीनों के कैटेगरी में क्या क्या को रखा गया है, कैसे कौन कौन से कंडीशन होते हैं। तो कंडीशन को समझने के लिए 3 भागों में बांट लेते हैं। पास्ट के हिसाब से एक तो देखा जाता है, एक तो प्रेजेंट के हिसाब से, और एक फ्यूचर के हिसाब से, भूतकाल के हिसाब से, वर्तमान और भविष्यकाल के हिसाब से भी देखा जाता है। सबसे पहले पास्ट। अगर पिछले 10 वर्ष, पिछला मतलब पास्ट 10 ईयर्स में, पिछले 10 वर्षों में किसी प्रजातियों की संख्या में 90% से ज्यादा कमी आई तो अति संकट, 70% से ज्यादा कमी आई तो संकटग्रस्त, और 50% से ज्यादा कमी आई तो संवेदनशील में रखा जाता है।
90 -20 करते जाओ। ठीक, अगर प्रेजेंट में किसी प्रजाति की संख्या 250 या उससे भी कम है और देखा जा रहा है कि प्रत्येक 3 वर्षों में उसका 25% प्रजाति में कमी आती जा रही है, 25% संख्या में कमी आती जा रही है, 250 से भी कम बचे हुए हैं और 3 वर्षों में, प्रत्येक 3 वर्षों में 25% और घटते जा रहे हैं, तो अति संकट। अगर देखा जाए कि 250 से कम हो गए हैं, लेकिन 250 से कम तो है, लेकिन 3 वर्षों में 25% ऐसा घटवट नहीं रहे, तो संकटग्रस्त। और प्रेजेंट के हिसाब से देखा जाए तो 1000 से कम है, प्रजातियों की संख्या कितने से कम है, 1000 से कम है। ठीक, यहाँ इन दोनों में 250 है, यहाँ पे 1000, तो संवेदनशील के कैटेगरी में रखा गया है। फ्यूचर में क्या रखा गया कि ऐसा कोई प्रजाति है कि अगले 10 साल में, ये तो पिछले 10 साल था, ये अगले 10 वर्ष में ऐसा कोई प्रजाति है कि अगले 10 वर्षों में 50% से भी ज्यादा कमी आने की प्रोबेबिलिटी है फ्यूचर में, तो अति संकट में। अगले 20 वर्ष में 20% से भी ज्यादा कम होने का चांसेस है, तो संकटग्रस्त में 20 वर्ष में 20%, और अगले 10 वर्ष में 10% से भी ज्यादा कम होने का, ठीक, 10% घटने का चांसेस है, तो संवेदनशील में रखा जाएगा। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। इन 3 के लिए बस डेटा चाहिए, फैक्ट चाहिए, सॉरी कंडीशंस चाहिए। तो कंडीशंस के हिसाब से ये 3 को बांटा गया, इसलिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। संकट के नजदीक मतलब नियर फ्यूचर में अगर कोई प्रजाति के घटने का, थोड़ा बहुत घटने का चांसेस हो, तो इस कैटेगरी में रखा जाता है। संकट बहुत कम, इस कैटेगरी में ऐसे प्रजाति को रखा जाता है जिसमें संकट ना आने का चांसेस हो, लीस्ट कंसर्न वाले। आंकड़े पर्याप्त नहीं, जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक, IUCN थोड़ा बहुत तो किया है, डेटा निकाला है, लेकिन वो ठीक से नहीं बता पा रहा है कि कितना डेटा और हो सकते हैं। और जो डेटा ही नहीं है IUCN के पास, उसको किस कैटेगरी में रखा गया है, आंकड़े उपलब्ध नहीं में। ठीक, तो ये 9 कैटेगरी है, 9 कैटेगरी को अच्छे से याद रखिएगा। तो प्रजातियों के हिसाब से 9 में बांटा गया, डेटा के हिसाब से 8 में बांटा गया, और पर्याप्त डेटा के हिसाब से 7 में बांटा गया है। ये 3 को अच्छे से और याद रखेगा। ठीक, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर 1964 में लाए, IUCN 1948 में ही बन गया था। 1964 का ये कॉन्सेप्ट है। रेड डेटा बुक याद रखिएगा, किसके लिए होता है, विलुप्त प्रजाति के लिए। ठीक, अब चलते हैं राष्ट्रीय प्रयास में। तो अंतरराष्ट्रीय प्रयास में इतना मिनिमम याद रखना ही है। मिनिमम क्या, इसको याद रख लीजिए। एक बार प्रॉब्लम होगा, 2 बार प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तीसरा बार पढ़ोगे तो अपने आप आते जाता है फिर। और एक तो ये तो ऑप्शन वाला है, तो ऑप्शन देख के वो याद आ ही जाएगा। ठीक, तो इतना तो याद कर ही लीजिए आप। चलिए, राष्ट्रीय प्रयास, नेशनल एफर्ट्स में इसको 4 पार्ट में बांट लेते हैं। जैसे इसको 2 पार्ट में बांट लिए थे अंतरराष्ट्रीय प्रयास को, एक तो सम्मेलन में और एक संगठन में, वैसे ही इसको 4 पार्ट में बांटेंगे याद करने के लिए। अधिनियम कौन कौन से हैं, एक्ट कौन कौन से हैं, परियोजनाएं, प्रोजेक्ट, संस्थानें, इंस्टीट्यूशंस, अन्य चीजें। तो अन्य चीजें तो पढ़ चुके हैं। अन्य चीजें में क्या आता है, स्वस्थानें और बाह्य स्थानें, इन सीटू और एक्स सीटू, जो लेक्चर नंबर 5 था पूरा उसी पर डिपेंड था। ठीक, इसमें अभ्यारण्य, आपका अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना, क्या बोलते, बायोस्फीयर रिजर्व, आगार जितने भी थे वो सब आते थे, देखिएगा यहाँ पे, है ना। तो ये इन सीटू एक्स सीटू पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा। जो पिछले क्लास में कमेंट बॉक्स में भी लिख दिया हूं मैं, जो शीत मरुस्थल है वो AP लिखा गया था, वो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश। ठीक, HP हिमाचल प्रदेश में है। तो शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में, याद रखें ना। कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं इंग्लिश में, कोल्ड डेजर्ट। तो कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, उसको सुधार लीजिएगा आप लोग। ठीक,
अधिनियम में देखिए, पहले तो याद रखिएगा अधिनियम, परियोजना और संस्थान ये अलग अलग चीज क्यों? अगर केंद्र सरकार लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाया हो, ठीक, जो प्रस्ताव है उसको पास करवाया हो तो अधिनियम बन जाता है वो। अब वो तो विधायिका पास किया, लेजिस्लेचर पास किया, अब वो उस अधिनियम के तहत कार्य होना चाहिए। तो कार्य करने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार क्या करते हैं? उस अधिनियम के तहत योजनाएं चलाते हैं, जो परियोजनाएं कहलाएगा, ठीक। और उसको, इस नियम कानून को अच्छे से संचालित करने के लिए अलग अलग संस्थान भी बनाया जाता है, ताकि वहां पे प्रशिक्षण कार्य दिया जा सकते, शिक्षा दिया जा सके, तो उसको इंस्टीट्यूशन में रखा जाता है, ठीक। चलो पहले अधिनियम देखते हैं, फिर परियोजना, फिर संस्थान देखते हैं। अधिनियम एक तो 1927 भारतीय वन अधिनियम कब आया? पूछेगा तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आया? 1927। अभी भी यही एक्ट चलता है। 27 को उलट दो, 27 को स्वैप कर दोगे तो 72 आता है, तो 1972, 1980, 1986, 2002। 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कौन सा? वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ। यहां पे वन्य जीव संरक्षण देखिए, 1981 संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट, और 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। 2002 भारतीय जैव विविधता अधिनियम, ठीक, भारतीय जैव विविधता अधिनियम। इंडियन बायोडाइवर्सिटी एक्ट, इंडियन बायोडाइवर्सिटी एक्ट। तो याद रखना, भारतीय जैव विविधता अधिनियम कब आया? 2002 में, बहुत बार पढ़े हैं। तो ये देखिए, ये तीनों वन्य, पहले वन्य जीव याद रखिएगा, फिर वन, फिर पर्यावरण। तो वन्य जीव ये संरक्षण अधिनियम है, कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन एक्ट है, याद रखना। पहले वन्य जीव, फिर वन, फिर पर्यावरण, ठीक, वाइल्ड लाइफ, फिर वन, फिर पर्यावरण। 72, 80, 86, कौन कौन सा? 72, 80, 86। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का एक संशोधन अधिनियम आया 2002 में, याद रखना, ठीक। तो वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002, जिसमें आगार, संरक्षण आगार, समुदाय आगार, ये सब बताया था, वो आते हैं, है ना, वन्य जीव संरक्षण में। और 1972 के तहत जो बना, उसमें क्या आता है आपका? राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी, ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब जो बनाए गए 1972 के तहत। आगार जो बनाए गए 2002 के तहत। वन संरक्षण अधिनियम 1980, यहां पे इतना ही याद रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हमारा कब आया? 1986, यहां पे इतना ही याद रखना है। अब जैव विविधता ही पूरा टॉपिक है, तो भारतीय जैव विविधता कब आया? 2002। इसमें याद रखिएगा, भारतीय जैव विविधता अधिनियम के तहत 3 संस्थान, NBA, कौन सा? NBA, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, NBA, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। दूसरा एक संस्थान, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, SBB। और तीसरा एक संस्थान याद रखिएगा, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, BMC, याद रखिएगा। जैव विविधता को अच्छे से, इस अधिनियम को संचालित करने के लिए 3 संस्थान होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर NBA, ठीक,
नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी कहाँ पे है? चेन्नई में, याद रखना, ये कभी कभी पूछ लेता है। ये प्राधिकरण कहाँ पे है? चेन्नई में। राष्ट्रीय स्तर पर एनबीए काम करता है जैव विविधता के लिए। राजकीय स्तर पर, स्टेट लेवल पर स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड, और स्थानीय जैसे पंचायत है या नगरीय निकाय है उस स्तर पर बीएमसी काम करता है। ठीक, बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, याद रखना। तो राष्ट्रीय नेशनल लेवल के लिए, स्टेट लेवल के लिए, और आपका राजकीय जो स्थानीय संस्थान है, ठीक, उसके लिए बीएमसी याद रखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, एनबीए का सेंटर कहां पे है? चेन्नई में। कहां पे है? चेन्नई में। राजकीय स्तर तो हर राज्य का अलग अलग होगा, ठीक। बीएमसी मतलब हर जो आपका स्थानीय निकाय है उसका अलग अलग होता है, ठीक। तो भारतीय जैव विविधता अधिनियम के तहत 3 प्राधिकरण को याद रखिएगा अच्छे से, एनबीए, एसबीबी और बीएमसी, ठीक। बाकी तो याद रखना है आप हम लोग को। अब देखते हैं परियोजनाएं, प्रोजेक्ट्स में, परियोजनाओं में देखते जाइए। याद रखिएगा, एक तो सबसे ज्यादा फेमस प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 1973 में। कब आया? 1973 में। दूसरा जो इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया? 1992 में। कब आया? 1992। प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत पहले भी चर्चा किए हैं, एक तो हमको हाथी गलियारा याद रखना है, एलिफेंट कॉरिडोर, ठीक, क्या याद रखना है? हाथी गलियारा। एक हमको याद रखना है दूसरा, माइक ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, माइक। तो माइक कब आया? ये साइट्स के द्वारा लाया गया 2003 में, ठीक। तीसरा, हाथी मेरे साथी, ठीक, हाथी मेरे साथी, ये लाया गया 2011 में। कब लाया गया? 2011 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट के बाद एक याद रखिएगा, प्रोजेक्ट गंगेटिक डॉल्फिन, प्रोजेक्ट गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन की खोज WWF के तहत, WWF के अनुसार 1801 में हो गया था, लेकिन गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया 5 अक्टूबर 2009 को। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। 5 अक्टूबर 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इसके बाद याद रखिएगा, एक प्रोजेक्ट सी टर्टल। सी टर्टल प्रोजेक्ट मतलब समुद्री कछुए प्रोजेक्ट। ये 1999 में देहरादून से स्टार्ट किया गया था, तो 1999 याद रखिएगा, ठीक। तो प्रोजेक्ट सी टर्टल। अभी तक कितना? टाइगर तो मैं एक तो प्रोजेक्ट रिहानोसाइरस मतलब प्रोजेक्ट गेंडा। तो प्रोजेक्ट गेंडा भारत में लाया गया 1987 में, याद रखिएगा। कब लाया गया? 1987 में। और एक प्रोजेक्ट रेड पांडा 1996, ठीक, लाल पांडा परियोजना 1996, ये भी याद रखिएगा। तो प्रोजेक्ट गेंडा कब? 1987 में, और प्रोजेक्ट रेड पांडा कब? 1996। इतना हमको परियोजना में करना है। अब देख लेते हैं लास्ट में संस्थान, इंस्टीट्यूशंस में। एक तो याद रखिएगा 1890 में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, इंडियन बॉटनिकल सर्वे
बनाया गया था, इंस्टीट्यूशंस बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मतलब कहाँ पे बनाया गया है, कोलकाता में। वनस्पति और प्राणी सर्वेक्षण, ठीक, चाहे बॉटनिकल सर्वे हो चाहे जियोलॉजिकल सर्वे हो, दोनों कोलकाता में है। दोनों कहाँ पे है, कोलकाता में। हालांकि इसका ईयर डिफर करता है, 1890 में बॉटनिकल आया और 1960 में प्राणी मतलब जियोलॉजिकल आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा है इसको। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पे है, या भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ये सब पूछते रहता है। तो कहाँ पे है, देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून में है। कहाँ पे है, या तो देहरादून देता है, या तो देहरादून जगह का नाम है, उत्तराखंड राज्य है। तो देहरादून नहीं देगा तो उत्तराखंड दिए रहता है, तो उत्तराखंड आपको आंसर लेना है अगर देहरादून नहीं मिला तो आपको। तो भारतीय वन सर्वेक्षण कब बनाया गया था, 1981 में, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे, ठीक। या भारतीय वन अनुसंधान केंद्र भी कहां पे है, याद रखिएगा, देहरादून में। कहां पे है, देहरादून। वन का बहुत सारी चीजें देहरादून में ही है, ठीक, अधिकतर चीजें देहरादून में ही है, याद रखिएगा पूरा, है ना। तो संस्थान में ये 3 याद रखिएगा, ठीक। अन्य चीजें तो पढ़ चुके हैं, आपका स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय, इन सीटू और एक्सीटू जो प्रीवियस लेक्चर में, है ना। चलिए, और भी इसमें थोड़ा बहुत 1-2 टॉपिक बच गया है जैव विविधता में। तो जैव विविधता का जो, जैसे आपको विलुप्त होते हुए प्रजातियां कौन कौन से हैं, और जैव विविधता का ह्रास, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसको एक क्लास और मैं अभी हो सके तो कल ही मैं प्रोवाइड कर दूंगा इसी वीक। तो आपका पूरा जैव विविधता फिर खत्म हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी। फिर दूसरा पार्ट हम लोग, जो इससे थोड़ा छोटा पार्ट है, जैव विविधता क्या है। तो जैव विविधता आपका वानिकी में भी है, देखिएगा, कृषि वानिकी में। तो कहीं ना कहीं एक तो पर्यावरण का पार्ट है ही है, तो कहीं ना कहीं से हर जगह से जैव विविधता आपको पूछेगा ही। तो बहुत ज़्यादा डिटेल इसको करना है, अच्छे से पढ़ के जाना है पूरा, है ना।